हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। कल हमने नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस पढ़ा था, क्योंकि हमारे 10th क्लास में लिटमस ही है नेचुरल इंडिकेटर में। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हमारे पास हैं फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी केमिस्ट्री लैब के अंदर यूज़ होता है और इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आता है बोर्ड की क्लास में। फिर इसमें फैक्ट क्या है कि जो फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होती है। फिनोफ्थलीन का कोई भी कलर नहीं होता। फिनोफ्थलीन है वो कलरलेस होती है, इसका कोई भी कलर नहीं होता। एसिड के अंदर ये कलरलेस ही रहती है। अगर मान लिया इसको एसिड के अंदर हम डाल दें तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। और बेस में क्या होता है कि जैसे हम फिनोफ्थलीन को किसी बेस में डालते हैं 1-2 ड्रॉप उसकी, तो वो उसके कलर को पिंक में चेंज कर देती है। तो हमें पता चल जाता है अगर कलर पिंक में चेंज हो रहा है तो इट्स मीन सॉल्यूशन है, जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है वो बेस है। अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा तो हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है वो क्या है, कलरलेस है। अब उसके बाद अपने पास मिथाइल ऑरेंज आता है। मिथाइल ऑरेंज का जो खुद का जो कलर होता है इसका, वो होता है ऑरेंज कलर का। इसका खुद का ऑरेंज कलर होता है। और एसिड के अंदर अगर इसका इफेक्ट देखें तो ये एसिड में अगर इसको डालते हैं तो ये इसका ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड के अंदर। और बेस के अंदर अगर इसको डालते हैं तो इसका कलर ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाता है येलो में। तो फॉर एग्जांपल मान लिया मुझे कोई भी सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, और मेरे पास जो इंडिकेटर है वो मेरे पास मिथाइल ऑरेंज है। तो मैं कैसे पता करूँगी उस सॉल्यूशन के अंदर। मान लिया मेरे पास बीकर है, सॉल्यूशन ये कोई सॉल्यूशन है, इसका हमें नहीं पता कि एसिड है बेस है, तो उसके अंदर मिथाइल ऑरेंज के 1-2 ड्रॉप डाल दूंगी। अगर इसका कलर येलो में कन्वर्ट हुआ तो इसमें इट्स मीन ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक है। अगर इसका कलर रेड में कन्वर्ट हुआ तो इट्स मीन ये कैसा होगा, एसिडिक है। ठीक है। फिर अपने पास एक और आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमारे पास और बहुत बार पूछा भी गया है सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी और हरियाणा बोर्ड में भी और भी बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होती हैं। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। अगर किसी जो अपने पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम किसी सॉल्यूशन में डालें, उनकी स्मेल अगर चेंज होती है तो वो हमें बेस के बारे में बताते हैं। अगर स्मेल चेंज नहीं होती तो वो एसिड होते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर हमारे पास 2 ही होते हैं, एक तो होता है अनियन एक्सट्रैक्ट और एक होता है वैनिला एक्सट्रैक्ट। अनियन एक्सट्रैक्ट के अंदर अनियन जैसी स्मेल आती है और वैनिला के अंदर वैनिला जैसी। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। दैट ब्रिंग अबाउट चेंज इन स्मेल व्हेन एनी सब्सटेंस इज एडेड टू इट। ठीक है। जब इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को डालते हैं जिसका हमें पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो जब हम इसको उसके अंदर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है। तो हमारे पास 2 ही तरह के हैं ऐसे इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक तो अनियन और दूसरा वैनिला। अनियन एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर दोनों में ही एसिड के अंदर किसी भी तरह की स्मेल में चेंज नहीं आता, ये याद रखना, दोनों को अगर हम सब्सटेंस में डालते हैं तो एसिड के केस में वो उसका जो स्मेल का में जो चेंज है वो नहीं आएगा, लेकिन बेस में चेंज आता है। अगर मैं अनियन एक्सट्रैक्ट को डालूंगी तो भी उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, तो वो क्या होगा, बेस। अगर मैं वैनिला को भी डालती हूँ तो सॉल्यूशन के अंदर और उसकी स्मेल चेंज हो जाए तो इट्स मीन क्या है, वो बेस है। दोनों में ही बेस के केस में ही स्मेल चेंज होती है, एसिड में नहीं होती। अब अपने पास कंपाउंड स्टार्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अगर वॉशिंग सोडा अच्छे से कर लिया तो बेकिंग सोडा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो रिएक्शंस हैं वो लगभग बराबर सी हैं। ठीक है, लगभग क्या, सारी बराबर है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। ठीक है, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10 टाइम्स, हाइड्रेट मीन्स वाटर इसके अंदर ऐड है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और क्रिस्टल्स की फॉर्म में है इसलिए इसमें वाटर जो है वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डॉट का यूज़ कर रखा है। ये जो डॉट है ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को शो करता है। ये जो डॉट है बीच में, फॉर्मूले के बीच में, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। ये जो है डॉट, यहाँ पे ये जो डॉट है ये हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताती है कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है ये। अब देखो इसका ये वॉशिंग सोडा है, इसका जो केमिकल नेम है वो अपने पास आता है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन हमारे पास सोलवेज प्रोसेस से हम करते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम
इसकी प्रिपरेशन सॉल्वेज प्रोसेस से ही करेंगे। सॉल्वेज प्रोसेस से क्यों करते हैं? क्योंकि सॉल्वेज प्रोसेस से जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसके अंदर कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं सॉल्वेज प्रोसेस में। वो बाई प्रोडक्ट्स हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, यानी कि कोई भी वेस्ट में नहीं जाता। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो वेस्ट में नहीं जाएगा, उससे हम कुछ ना कुछ ज़रूर बनाएंगे, इसलिए ये ही प्रोसेस सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। अब इसको बनाएंगे कैसे? एक अपने पास होता है कार्बोनेटिंग टावर, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि जो इसकी प्रिपरेशन उसके अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक तो होती है, एक होना चाहिए NH3, एक होना चाहिए वाटर, एक होना चाहिए हमारे पास CO2 और एक होना चाहिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये 4 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। इसका हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना लेंगे। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में हो और पानी कम में हो, ठीक है। यानी किसको हम बोल सकते हैं? कंसनट्रेटेड फॉर्म में जब प्रेजेंट होगा तो हमें इसका ब्राइन सॉल्यूशन बनाना है NH3 का और वाटर का। यानी कि हम कम अमाउंट में तो क्या ले लेंगे? पानी, और उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या मिला देंगे? NH3, अमोनिया। तो जो हमारे पास बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका हम कैसे लेते हैं? हमारे पास कार्बोनेटिंग टावर होता है। इस कार्बोनेटिंग टावर में नीचे से हम गैस को डालेंगे। गैस नीचे से अप्लाई की है, क्यों? क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती हैं हल्की होके, क्योंकि इस चैम्बर में हम इसको हीट भी करेंगे, और हीट करने से तो आपको पता है कि गैसेस हल्की हो जाती हैं और हल्की होके ऊपर उठती हैं। इसके अंदर कुछ परफोरेटेड प्लेट्स लगा रखी हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर होल्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे प्लेट कंप्लीट नहीं, यहाँ पे होल है, सेम यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है। तो नीचे से तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड अप्लाई कर दी, क्योंकि ये गैस है, हीट होने पर ऊपर की तरफ उठेगी। और ये जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बच गए, एक तो वाटर लिक्विड में है अमोनिया और NaCl, को जब हम ऊपर से अप्लाई करते हैं, यानी कि ये चारों चीज़ आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने के बाद ये हमें क्या बना के देंगी? NH3 और वाटर मिलके तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन बना देगा। जब इस सॉल्यूशन को हम NaCl और CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे देता है, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट भी जिसको हम बोलते हैं, और हमें अमोनिकल सॉल्ट दे देता है। ये अमोनिकल सॉल्ट यहाँ पे दे देगा, अमोनिकल क्लोराइड दे देगा। जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये हमें Na2CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है। इसको कैसे हीट करेंगे इसकी रिएक्शन में बता देती हूँ। NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसको 2 टाइम्स लिया है, 2 टाइम्स लिया तो इसको मैं 2 बार लिख देती हूँ ताकि आपको रिएक्शन बनानी आ जाए, ठीक है। वैसे हमें रिएक्शन में फाइनल रिएक्शन में 2 ही लगाना है, इसे एग्ज़ाम के अंदर 2 बार लिख के नहीं दिखाना। तो ये हमें Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर बना के दे देता है, ठीक है। कैसे? देखो, 2 सोडियम और 1 कार्बोनेट तो यहाँ से निकल गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। बचा क्या? CO3 से 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना देगी, और जो 2 ऑक्सीजन थी वो कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन है जिससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। अब हम इस जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना है इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, ठीक है। इसका केमिकल नेम है सोडा ऐश। अब आप कहोगे अभी तो मैम कह रहे थे कि इसका केमिकल नेम ये वॉशिंग सोडा का होता है। वॉशिंग सोडा के अंदर हमारे पास 10 टाइम्स में वाटर भी प्रेजेंट था, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसको हम सोडा ऐश ही बोलेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं। जब हम इस सोडा ऐश को 10 टाइम्स ऑफ वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाता है, और फॉर्मूला बना लेता है Na2CO3.NH2, यानी कि डेकाहाइड्रेट बना लेता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास प्रिपरेशन हो गई किसकी? सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, यानी कि वॉशिंग सोडा की। अब मैंने बताया था कि जो सॉल्वेज प्रोसेस इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो सारा का सारा यूज़ हो जाएगा। कैसे होगा आप भी बताते हैं। देखो, हमारे पास अब इसमें प्रोडक्ट में बना क्या था? प्रोडक्ट में मेरे पास बना है, बता देती हूँ, आपको याद रह जाएगा। 4 चीज़ें बनी हैं। एक तो बनी है मेरे पास Na2CO3, ठीक है। एक मेरे पास बना है यहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बना है मेरे पास NH4Cl,
इसका तो मिलके हमने वॉशिंग सोडा बना दिया, एक CO2 और एक H2O, ये 4 चीज़ें बनी हैं। इसी का हम यूज़ करके इसके बाई प्रोडक्ट्स को हम आगे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि इसके अंदर जो सॉल्वेज प्रोसेस है उसमें ये किसी भी तरह से प्रोडक्ट्स को वेस्ट नहीं करता। तो देखना, जो NaHCO3 था, एक तो ये बना था हमारे पास, 4 चीज़ें बताई थी, एक CO2, एक वाटर बताया हमने, और एक क्या बताया, NH4Cl, ये 4 चीज़ें बताई हैं। इसका तो हमने यूज़ कर लिया, NaHCO3 का हमने यूज़ कर लिया, इसको हीट करके वॉशिंग सोडा यानी कि सोडा ऐश बनाने के लिए Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, इसका यहाँ यूज़ कर लिया। इसका दूसरा CO2 है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हमने एक अलग से कंपाउंड लिया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पे याद रखना है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये हीट होने के बाद CO2 गैस तो बाहर निकल जाती है, और जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारे पास यूज़ हो जाता है, लाइम वाटर जो है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका हम यूज़ कर लेते हैं अपने सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो वाटर है हमारा CaO, ये वाटर के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। फिर जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, उसको जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया और वाटर बना देगा। यही अमोनिया और वाटर ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन है, उसका हम फिर से प्रिपरेशन रिएक्शन में यानी कि सॉल्वेज प्रोसेस में यूज़ कर लेते हैं। इट्स मीन ये खुद ही हमें प्रोडक्ट देता है, उसी प्रोडक्ट का हम यूज़ करके क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट आता है रिएक्शन इन्वॉल्व्स। रिएक्शन इन्वॉल्व्स में यानी कि इस वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हमने उसमें कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ की हैं, तो उसके अंदर हम वही रिएक्शंस लिखेंगे। एक तो हमने इसमें की थी, अभी अभी आपको बताई थी हमने, ये वाली ब्राइन सॉल्यूशन, जो अमोनिकल ब्राइन NaCl और CO2, एक तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, ये 3 इक्वेशन हमने रिएक्शन इन्वॉल्व्स के अंदर लिखनी है वही, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमने कौन कौन सी रिएक्शंस इसके अंदर यूज़ की हैं। अब अपने पास आता है नेक्स्ट इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब होती है इसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसे दिखता है, ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बताया था डॉट में वाटर प्रेजेंट है, इसमें ही क्रिस्टलाइन प्रोसेस को बताता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये हीट के साथ एक्शन करता है NaHCO3, ठीक है, ये तो प्रिपरेशन हो गई, सॉरी, इसमें हीट के साथ रिएक्शन करेगा Na2CO3 डॉट 10H2O को जब हम हीट करते हैं तो ये 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा, यानी कि ये रिएक्शन बना देगा यहाँ पे Na2CO3 प्लस 10H2O, यानी कि 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है जब हम इसको वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं। फिर अपने पास आता है एक्शन विद एयर। एयर के साथ एक्शन करता है तो क्या होता है, यानी कि जब हम इसको हीट नहीं करते, लेकिन जब एयर इसके अंदर से पास होती है तो ये क्या करता है, Na2CO3 के अंदर से जब एयर पास होती है तो उस केस में जब हम एयर पास करवाते हैं तो ये 9 मॉलिक्यूल्स यानी कि Na2CO3 डॉट H2O 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को बाहर निकाल देता है। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीट में और एयर के अंदर जब एक्शन करवाते हैं तो क्या डिफरेंस है। जब हम हीट से एक्शन करवाते हैं, हीट देते हैं तो 10 के 10 मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देते हैं, और जब एयर से करवाते हैं तो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को बाहर निकाल देता है, यानी कि वेपर्स कर देगा, वेपराइज कर देगा, यानी कि उस कंपाउंड में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। अब आती है इसकी एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब यही होता है कि जब कंपाउंड एयर के साथ रिएक्शन करता है तो उस केस में वो 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है इसके यूजेस। यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए यानी कि सॉफ्ट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। अब अपने पास सेकेंड कंपाउंड आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का अपने पास क्या है फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। बाई क्यों बोला, बाई का मतलब होता है 2,
तो एक सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करता है, एक हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। अब अपने पास आता है इसका केमिकल नेम, वही सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम सॉल्वेज प्रोसेस से ही बनाते हैं। और इसकी जो प्रोसेस थी वो अपने पास वॉशिंग सोडा में ही है, और मैंने आपको बोला था कि वॉशिंग सोडा की जब प्रोसेस हमें पता चल जाएगी तो हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा भी बनाना आ जाएगा। तो हमने क्या किया था, ब्राइन सॉल्यूशन को, अमोनिकल ब्राइन को सोडियम क्लोराइड और CO2 के साथ रिएक्शन करवाया। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना हुआ है। तो इसकी एक ही है रिएक्शन, जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो इसकी हमारे पास एक ही आती है कि जब हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन को, यानी कि NH3 प्लस वाटर, इसको हम बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, इसको जब हम CO2 और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बना के देता है और अमोनिकल सॉल्ट NH4Cl बना के देता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये बन चुका है बेकिंग सोडा। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले मैं इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व बोल दूँ तो एक ही रिएक्शन बनी है इसमें हमारे पास। फिजिकल प्रॉपर्टी, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं इसके सॉलिड फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं। हीट जब हम इसको करते हैं तो इसको हमने हीट किया था, वो भी हमने वॉशिंग पाउडर में ही यूज़ की थी इसकी, जो हमने हीट की थी वो रिएक्शन, कि 2 टाइम्स ऑफ NaHCO3 को जब हम लेते हैं, इसको हम जब हीट करते हैं तो ये हमें क्या बना के देता है, Na2CO3 बना के देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और क्या देता है, वाटर देता है। ठीक है, फिर अपने पास आता है इसके यूजेस पे हमारे पास क्या है कि आंट एसिड की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है कि बेकिंग जो सोडा है ये एक बेस होता है। ठीक है, बेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आंट जो होती हैं वो एसिड जब स्टिंग करते हैं, काटती हैं, तो वो एसिड छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसकी जो बिटन जो पावर है, यानी कि फिर जैसे वो काटती है तो इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए मैं, अगर एसिड इसने छोड़ा है, उस एसिड के अंदर मैं बेस मिला दूँ तो उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, तो आंट एसिड काटने पर वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा अगर लगा दें तो वो उसको न्यूट्रल बना देता है, उसका इफेक्ट कम कर देता है। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, आंट एसिड में। इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग केक्स वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। जब हम बेकिंग सोडा को टार्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, टार्ट्रिक एसिड इसके साथ अंदर मिला दें तो ये बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर बन जाता है। ये क्या करते हैं, देखा होगा पकोड़े वगैरह के अंदर हम डालते हैं बेकिंग पाउडर डालते हैं, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। वो क्या करता है, उसको फ्लफ़ी सा बना देता है, मतलब नरम सा बना देता है। तो बेकिंग केक्स वगैरह में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो उस केस में यानी कि हमने बेकिंग सोडा के अंदर टार्ट्रिक एसिड मिला के उसको बेकिंग पाउडर बना दिया, मीठा सोडा बना दिया, उसका हम यूज़ करते हैं अपने फूड वगैरह के अंदर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास 2 कंपाउंड है। आगे हम फर्दर हमारे 3 कंपाउंड और बच गए, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्कस।